नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नजदीक हैं, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के लगभग सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके संबंध में आज है हिस्ट्री की क्लास और हिस्ट्री में भी है आज एंशियन हिस्ट्री। एंशियन हिस्ट्री की ये क्लास नंबर 7 है। इसके पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी एंशियन हिस्ट्री की हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो ये 6 क्लासेस जरूर देख लेना, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछले टर्न पे जहाँ से हम लोगों ने समाप्त किया था उसी के आगे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो हिस्ट्री का एंशियन हिस्ट्री की क्लास 7 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। उत्तर देना है। क्या कह रहा है? नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? नंदों का मतलब है नंदवंश। नंदवंश। तो नंदों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? अशोक के निगाली सागर स्तंभ लेख में, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख या गौतमी बलसरी का नासिक गुहा लेख? तो देखिए, नंदों के बारे में सबसे पहले कुछ चीजें हम देख लें। नंदवंश। नंदवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है महापद्मनंद। महापद्मनंद। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे ज्यादा महापद्मनंद की उपाधियां पूछी जाती हैं। इसकी कौन कौन सी उपाधियां थी? तो देखो, इसको कहते थे अग्रसेन, इसी को कहते थे उग्रसेन, इसी को कहते थे सर्वछत्रांतक, इसी को कहते थे एकराट। एकराट की उपाधि इसने धारण की थी। इसी को कहते थे महा नहीं, अपरो परशुराम। हाँ, इसको क्या कहते थे? अपरो परशुराम। ठीक है, तो ये अपरो परशुराम पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये कुछ उपाधियां थी किसकी? महापद्म नंद की। क्लियर है? उसके बाद नंदवंश का अंतिम शासक कौन है? नंदवंश का अंतिम शासक, नंदवंश का अंतिम शासक है घनानंद। घनानंद। ठीक, घनानंद के समय ही, किसके समय ही? घनानंद के समय ही कौन आता है? सिकंदर भारत आता है। सिकंदर भारत आता है घनानंद के समय। जब पूछा जाता है जब सिकंदर भारत आया तो उस समय किसका शासन था? तो भैया घनानंद का शासक था। ठीक है, नंदवंश का शासक था। इतनी चीज याद रखो। और उसके बाद नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश की शुरुआत होती है। क्लियर? घनानंद या नंदवंश। नंदवंश के बारे में कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है, मैं यहीं पर ओरली आपसे बता दे रहा हूं, लिखना और लिख लेना है। पहली चीज, नंदवंश के शासक ने, जिसका नाम एक को मिलता है जिनसेन। ठीक है, तो नंदवंश का शासक ने कलिंग में क्या किया था? कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। नहर का निर्माण, और इसके बारे में उल्लेख भी मिलता है। ये किस में मिलता है? ये दोनों चीजें हैं आपके खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में। तो पहली बात तो ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर है? लेकिन एक चीज और याद रखनी है, मैं अलग पेज पे इसको बता दूं। देखो, नंदवंश में क्या क्या पूछा जा सकता है। नंदवंश में एक चीज, नंदवंश का उल्लेख, नंदवंश के शासक ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। कलिंग में नहर का निर्माण, या नंद शासक ने कलिंग विजय की थी। कलिंग विजय एक अशोक का भी है, वो महान है लेकिन ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो कलिंग विजय। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है नंदवंश के बारे में तो ये तीनों का उत्तर बताना है आपको। खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इस अभिलेख में लिखी हुई हैं। खारवेल कौन है? ये जैन धर्म का अनुयायी है। खारवेल कौन है?
जी जैन धर्म का अनुयायी है, जैन धर्म का संरक्षक कहा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में इतनी चीज याद रखना है। अब अगर आपसे पूछे ये बताओ, नंदों के अत्याचारों का वर्णन किसमें मिलता है। ठीक, उसके बाद पूछेगा कि नंदों को क्षत्रिय किसमें बताया गया है। क्षत्रिय, अब चूंकि आरो का एग्जाम है तो हो सकता है डिटेल पूछ ले, तो ध्यान रखना है नंदों के अत्याचारों का वर्णन और नंदों को क्षत्रिय किसमें बताया गया है। ये बताया गया है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस है किसकी, ये है विशाख दत्त की। विशाख दत्त। ठीक, तो ओवरऑल याद रख लेना है कि मुद्रा राक्षस में किस किस वंश का वर्णन मिलता है। तो हमें देखो नंदों का भी मिल गया, नंद वंश का भी मिल गया। मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन मिल गया, किस किस राजवंश का वर्णन मिल गया। तो देखो एक नंद वंश का मिल गया, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है ही है, तो मौर्य वंश का मिल गया। और आगे जब गुप्त वंश आएगा तो गुप्त के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। तो नंदों का वर्णन, मौर्य और गुप्त, इन तीनों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो मुद्रा राक्षस में मिलती है। किसका है, विशाख दत्त का है। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। भारत का प्रथम नायिका विहीन नाटक कौन है, मुद्रा राक्षस है। ठीक है, भारत का जासूसी ग्रंथ किसे कहा जाता है, मुद्रा राक्षस को ही कहा जाता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषली कहा गया है, वृषल कहा गया है, निम्न कुल में उत्पन्न। तो कई सारी चीजें हैं, तो वो सब थ्योरी में आपने पढ़ी होगी जहां से आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ तो केवल एक रिवीजन चल रहा है। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। देखिए दो चीजें आती हैं, जैन धर्म का संरक्षक किसे कहा जाता है, जैन धर्म का संरक्षक कौन है। तो देखो दो नाम आएंगे, एक तो आएगा खारवेल, चेदी वंश का शासक है खारवेल, और दूसरे हैं राष्ट्रकूट वंश। तो ध्यान रखना है खारवेल और राष्ट्रकूट, इन दोनों को जैन धर्म का संरक्षक कहा जाता है, और यही दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको। तो पहली चीज तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और एक चीज याद रखना है, खारवेल ने दक्षिण भारत के राजवंशों को पराजित किया था। खारवेल ने दक्षिण भारत के राजवंशों को पराजित किया था, इसका उल्लेख भी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और राजवंश कौन कौन से हैं, तो चोल हैं, चेर हैं और पांडे हैं। इनको क्या किया था, पराजित किया था। किसने, खारवेल ने। किसमें लिखा है, हाथी गुम्फा अभिलेख में ही लिखा है। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रंग महल संस्कृति संबंधित है, रंग महल संस्कृति किससे संबंधित है, गुप्त युग से, कुषाण युग से, मौर्य युग से या शक युग से। देखो जो रंग महल संस्कृति है ये कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से, कुषाण वंश। रंग महल संस्कृति याद रखना है, रंग महल संस्कृति कुषाण वंश से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। कुषाण वंश, देखिए कुषाण वंश की अगर वंशावली की बात करें तो पहली बात तो कुषाण है कौन, कुषाण है कौन, तो याद रखना है ये चीन की यूची शाखा, चीन की यूची शाखा से संबंधित है। ज्येष्ठ यूची, कनिष्क की यूची दो हैं, तो ज्येष्ठ यूची से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल प्रश्न आ जाएगा। तो चीन की यूची शाखा से संबंधित है। अब वंशावली की बात करें तो इसका जो शासक मिलता है पहला वो मिलता है कुजुल कटफिसेस, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। कुजुल कटफिसेस के बाद विम कटफिसेस, और विम कटफिसेस के बाद कनिष्क, जो कि सबसे प्रतापी शासक है कनिष्क। कुजुल कटफिसेस ने, याद रखना है, पहली बार तांबे के सिक्के चलाए हैं, तांबे के सिक्के। और आपसे अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कौन से सिक्के अभिलेख। विम कटफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के, और कनिष्क ने भी सोने के सिक्के ही चलाए, सोने के सिक्के। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कनिष्क के सोने के सिक्कों में बुद्ध का अंकन मिलता है, बुद्ध का अंकन मिलता है। ठीक है,
और कनिष्क जो है ये पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। और गौतम बुद्ध को कनिष्क के समय क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति सभा हुई थी, आगे हम लोग देखेंगे, अभी केवल इतने बारे में देखो। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति सभा हुई थी। और कनिष्क अगर आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा किस काल से मिला या किस शासक के काल में मिला, तो कनिष्क के ही काल में मिला। ये बहुत बड़ा बौद्ध था। ठीक, कनिष्क के समय में ही मथुरा में जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, आगे देखेंगे हम लोग। केवल आपको याद रखना है, कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के, विम कटफिसेस ने सोने के सिक्के, और इसके सोने के सिक्कों में भगवान शिव, पार्वती और नंदी का अंकन मिलता है। ठीक है, अब बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। क्लियर है, इतना याद रखो, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस, शायद ये हम लोगों ने प्रश्न छोड़ दिया क्या, एक मिनट, हाँ हो गया, चलो। निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत में पहली बार सोने के सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है? मतलब पहली बार सोने का सिक्का, तो सोने का सिक्का पहली बार किसने, मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन। तो कुषाण, क्यों, अभी मैंने बताया है, कौन, कुजुल कटफिसेस, तांबे के सिक्के और विम कटफिसेस। विम कटफिसेस ने क्या चलवाए थे, सोने के सिक्के। क्लियर है, सातवाहन वंश खासकर सोने के सिक्के नहीं, इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे, शीशे के सिक्के, समझिएगा, इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। मौर्य वंश ने भी सिक्के चलवाए थे, लेकिन ये बाद में। और गुप्त कौन है, ये तो कुषाणों के सामंत ही हैं। गुप्त कौन है, आगे हम लोग देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। ये कौन है, कुषाणों के सामंत है, कुषाणों के सामंत। तो अगर आपसे पूछा जाता है, कभी कभार इसमें से प्रश्न आ जाता है कि गुप्त काल के सिक्कों में, या ऐसे पूछ लेगा कि गुप्त काल में जो बने सिक्के हैं वो किसके सिक्कों के रूपरेखा के समान है, तो कुषाणों के। क्यों, क्योंकि इन्हीं के समकालीन, मतलब इन्हीं के सामंत हैं। ये गुप्त जो है ये कुषाणों के ही सामंत है। तो कुषाण वंश में जो सिक्के चले सोने और तांबे के, बाद में चांदी, तो बाद में गुप्तों ने वही सिक्कों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलाया। ठीक है, इतना याद रखना है केवल। आगे देख, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ठीक है, देखते हैं। तो आपको इतना पता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। इसी बृहद्रथ की 185 बीसी में इसी का मंत्री है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी क्या कर दी, इसकी कर दी हत्या कर दी, तो मौर्य वंश खत्म। और शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश चलाया। क्या चलाया, शुंग वंश। थोड़ी सी चीजें देख लो, उसके बाद देखते हैं। शुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश, छोटा सा वंश है। शुंग वंश के बारे में देखिए, जो संस्थापक है वो कौन है, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसका पुरोहित कौन था, इसके पुरोहित थे पतंजलि। अब पतंजलि की एक रचना मिलती है महाभाष्य। ठीक है, तो ओवरऑल आपसे वनडे एग्जाम में देखोगे या नॉर्मली अगर प्रश्न आएगा तो क्या पूछेगा कि पतंजलि निम्नलिखित में से किसके समकालीन है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है। ठीक, अब ये बताओ, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, उसके पुरोहित पतंजलि था, इसका उल्लेख किस में मिलता है, इन सभी का उल्लेख है किसमें, किसमें उल्लेख है, या ऐसे कर दें कि किस अभिलेख में इसका उल्लेख है, तो भैया अयोध्या अभिलेख। किस अभिलेख में है, अयोध्या अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद समझो और क्या पूछा जा सकता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म अपनाया था। तो अगर आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा का उत्थान या ब्राह्मण व्यवस्था का उत्थान किस काल से माना जाता है या किस शासक के काल से माना जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग के काल से ही माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी ये 2 पॉइंट याद रख लेना है।
अगर आपसे पूछे कि ये बताओ पुष्यमित्र शुंग किससे पराजित हुआ, बहुत ज्यादा इसमें जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसमें फैक्ट थोड़ी से ज्यादा है। क्या पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग पराजित हुआ, किससे पराजित हुआ? पुष्यमित्र शुंग क्या हुआ? एक मिनट, पराजित हुआ, किससे पराजित हुआ था? तो दो नाम मिलते हैं, क्या मिलता है? एक है मिनांडर जो कि हिंद यवन शासक है, और एक है खारवेल जो कि चेदी वंश का है। तो खारवेल के बारे में तो काफी चीजें हम लोगों ने देख ली है। तो खारवेल और मिनांडर इन दोनों ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो शुंग वंश हो गया। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसके बारे में देख लो। शुंग वंश के बारे में इतनी चीजें आपको शुंग वंश के बारे में पता चल गई हैं। ठीक है, और बहुत ही क्रिप्सी नोट्स में पढ़ा रहा हूं आपको, जो भी बुक में लिखा हुआ है आप पढ़ोगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग का जो शुंग वंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक वो कौन है? देवभूति। वो कौन है? देवभूति। ठीक है, इस देवभूति की हत्या, इस देवभूति की हत्या किसने कर दी है? पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने कर दी है? वासुदेव ने। किसने कर दी है? वासुदेव ने। और इसी वासुदेव ने फिर क्या किया है? कौरव वंश की स्थापना की है। क्या की है? कौरव वंश की स्थापना। कौरव वंश में बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो कौरव वंश का आपको पता चल गया संस्थापक कौन है। भाई कौरव वंश का संस्थापक कौन है आप बताइए। तो कौरव वंश की स्थापना किसने की है? वासुदेव ने। तो संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव हो गया। कौरव वंश का अंतिम शासक कौन है? कौरव वंश का अंतिम शासक है सुशर्मन। समझिएगा, सुशर्मन, सुशर्मन। ठीक, अब इस सुशर्मन की हत्या किसने कर दी? इस सुशर्मन की हत्या किसने कर दी? इस सुशर्मन की हत्या कर दी है सिमुक ने। सिमुक। और इसी सिमुक ने क्या किया है? फिर सातवाहन वंश की स्थापना की है। सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश में अपने को थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। बाकी आपको याद रखना है कि शुंग वंश में इतनी चीजें मैंने बता दी। उसके बाद अंतिम शासक देवभूति, देवभूति की हत्या वासुदेव ने की, वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की, कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मन, सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की, और सिमुक के बाद आ गया सातवाहन वंश। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र है जिसका नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र। ठीक है, तो नोट करके अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है? माल विकाग्नि, माल विकाग्निमित्रम, माल विकाग्निमित्रम। ये किसकी रचना है? ये रचना है कालिदास की। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 नाटक, सॉरी 3 नाटक है, 2 काव्य है, 2 महाकाव्य है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन आपको याद रखना है मालविकाग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की है। मालविकाग्निमित्रम का अगर उल्लेख पूछता है क्या ये, तो अग्निमित्र, अग्निमित्र जो कि शुंग वंश का शासक है। किस वंश का है? शुंग वंश। और देखो मालविकाग्निमित्रम, तो अग्निमित्र आ गया और मालविका आ गया, तो मालविका, या ऐसे लिखो मालव वंश की एक राजकुमारी है। कौन? मालविका। मालविका। इन दोनों के प्रेम प्रसंग या प्रेम कथा का वर्णन मिलता है इसमें, ऐसा लिखो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेलिंग पूछ लेता है आपको अच्छे अच्छे एग्जामों में। क्लियर है? तो इतनी चीजें याद रखना है शुंग वंश के बारे में। आगे चलते हैं, मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई, लेकिन जो बताया फैक्ट बताया है। आगे चले, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पारड़ी और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय वह फले फूले? सिंपल सा है, पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। तो बस शुंग वंश कर देना है, ऑप्शन सी इज द राइट। पारड़ी की एक रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। क्लियर? आगे नेक्स्ट, 7 वाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो देखिए 7 वाहनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है उतना है। 7 वाहन वंश। ठीक, तो पहली बात तो ये 7 वाहन वंश किस पीरियड का है? अगर टाइम की बात करें तो ये है 60 BC।
60 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईस्वी आने वाला है। अब उसके बाद सातवाहन वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है सिमुक, जिसने कर्ण वंश के अंतिम शासक को पराजित किया है और सातवाहन वंश की नींव डाली है। अब आपसे अगर पूछेगा कि राजधानी क्या है, सातवाहन वंश की राजधानी बताइए, तो ये है राजधानी प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर, या इसी को पैठण कहते हैं, और गोदावरी नदी के किनारे, कृष्णा गोदावरी नदी मिलता है, तो गोदावरी नदी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन राजधानी बाद में क्या चेंज हो गई? तो बदली गई राजधानी बाद में। बाद में क्या हो गई? बाद में हो गई आंध्रा, आंध्र प्रदेश आएगा, और आंध्र प्रदेश नहीं आएगा तो आ जाएगा अमरावती। क्या आएगा? अमरावती। क्लियर हो गया इतनी बातें? उसके बाद क्या बोलेगा? पूछेगा ये बताओ, मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजवंश कौन है? देखो, मौर्य वंश के बाद जो एग्जैक्टली राजवंश आता है वो आता है पुष्यमित्र शुंग वाला, लेकिन आपसे बोलेगा मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का, इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत, तब आप बताओगे कि सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। क्लियर है? इतनी बात मेरे हिसाब से आ गई होगी समझ में। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को क्या दिया? भूमिदान, भूमिदान दिया। इसका उल्लेख किसमें है? नाना घाट अभिलेख में, नाना घाट अभिलेख। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो मैं आपको खुद ही करवाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो नाना घाट अभिलेख में इसका उल्लेख क्या है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान किसने दिया था? सातवाहन वंश ने दिया था। तो भूमिदान दिया था, तो इसका उल्लेख किसमें है? तो नाना घाट अभिलेख मिलता है इसका उल्लेख। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सर्वाधिक भूमिदान किसने दिया? तो सर्वाधिक भूमिदान दिया था गुप्तों ने, तो वो गुप्त वंश में आगे आएगा तो बताएंगे, ठीक है। तो पहली चीज, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो पहली राजधानी है प्रतिष्ठानपुर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरी है, मतलब बाद में बनाई गई थी, अमरावती। ऑप्शन इज द राइट, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था। देखो, शक वंश मैंने कराया नहीं है, लेकिन शक, शक स्वयं को, स्वयं को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। और जो कनिष्क थे, कुषाण वंश के थे, स्वयं को देवपुत्र कहते थे। शायद मैंने वहां नहीं कराया था, आगे करवा देंगे। तो सिंपल सा है कि शक, क्षत्रप और सातवाहन में जो स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात था, ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर सिक्कों की बात करें तो सिक्के पहली बात तो याद होने चाहिए, उसके बाद उसका ग्रेन याद होना चाहिए, उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो इससे बेहतर है एक बार सिंपल से रट लो जो आए हुए हैं, और अगर कुछ उल्टा सीधा आ गया उसको छोड़ देना है। सिंपल सी चीज यही है, वरना ग्रेन याद करोगे, सिक्के याद करोगे, अभी तो अभिलेख ही बहुत बचे हुए हैं। तो पहली चीज तो देख लेना है कि जो क्षत्रप थे, मतलब शक थे, शकों का जो चांदी का था, चांदी का जो ग्रेन था, चांदी के सिक्कों का ग्रेन, ये कितना था? 36 ग्रेन का था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात मिलता है 1:10 मिलता है। इसे बहुत ही कैलकुलेशन है, तो सिंपल सा इसको रख लेना है 1:10, ठीक है। अब चूंकि हो सकता है रिपीट हो जाए, तो हमने क्वेश्चन रख दिया है। शकों का और सातवाहन वंश काल का, तो ये दोनों काल के अलग अलग याद करने पड़ेंगे। इससे बेहतर है तुरंत इसे याद करो, आए तो आए, नहीं आए तो सिंपल छोड़ो। क्लियर है? नेक्स्ट, भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम भूमिदान दिया, नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख। लेकिन गुप्तों ने सर्वाधिक भूमिदान दिया, तो सर्वप्रथम और सर्वाधिक दोनों में कंफ्यूजन मत होना। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी, हाँ ये शायद मैंने नहीं लिखवाया, देखिए सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो क्या थी? वो थी प्राकृत। लेकिन सातवाहन वंश में एक पॉइंट जरूर नोट करके लिख लेना है कि सातवाहनों ने कला व साहित्य के उत्थान के लिए
उत्थान के लिए प्राकृत व संस्कृत भाषा अपनाई थी। मतलब इन्होंने संस्कृत भाषा, देखो राजकीय भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन संस्कृत भाषा को भी काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। क्यों? कला और साहित्य के विकास के लिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है अच्छे अच्छे एग्जामों में, तो याद कर लेना। तो पहली बात तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर है? राजकीय भाषा प्राकृत थी, लेकिन अपनाया क्या था? प्राकृत संस्कृत दोनों अपनाई थी। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो पश्चिमी क्षत्रप, क्षत्रप कौन कहता था अपने आप को? शक बोलते थे। शकों ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, मौर्य सोने के सिक्के चलते थे। लेकिन सातवाहन ऐसा वंश है जिसने शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के मतलब इसने चांदी सोना ये सब कुछ नहीं चलाया, शीशे के सिक्के। क्लियर है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष या भरतवश का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो भैया ये प्रमाण मिलता है खारवेल के हाथीकुंपा अभिलेख में। हम लोगों ने खारवेल का हाथीकुंपा अभिलेख काफी कुछ देखा है, काफी कुछ लिखा है। उसी में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण भी किसमें मिलता है? हाथीकुंपा अभिलेख में ही मिलता है। क्लियर है? रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रामन, पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ये रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख यह की चीज है? तो रुद्रामन कौन है? ये शक वंश का प्रतापी शासक है। शक वंश का प्रतापी शासक है रुद्रामन, और ये बहुत ही बड़ा संस्कृत का प्रेमी है। तो पूछा जाता है कि संस्कृत का सबसे लंबा ग्रंथ या लंबा अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। क्यों? क्योंकि रुद्रामन संस्कृत प्रेमी था, इस वजह से जूनागढ़ अभिलेख इसने लिखा तो वो संस्कृत में ही लिखा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख क्या है? तो ये एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, चालुक्य वंश का शासक है। और इसमें ये उल्लेख है कि 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की सेना को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ये उल्लेख एहोल अभिलेख में है। एहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में है और इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। रवि कीर्ति ने। हर्षवर्धन आएगा तो इसके बारे में काफी डिटेल देखेंगे। और धनदेव का क्या है? अयोध्या अभिलेख, जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसका उल्लेख अयोध्या अभिलेख में है, धनदेव का है। क्लियर है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय, तो श्री पर्वतीय किसे कहा गया है? ये कहा गया है इक्ष्वाकु वंश के शासक। तो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, उसको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। और इक्ष्वाकु वंश का एक शायद उल्लेख मैंने बताया था, उल्लेख क्या? जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव, ये इक्ष्वाकु वंश के। ठीक है, इनका जन्म अयोध्या में होता है, ये बताया था मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक और इक्ष्वाकु वंश के बारे में एक और देख लेना है जो उल्लेख है। कालिदास, कालिदास की एक रचना तो मैंने मालविकाग्निमित्रम बताई थी। ठीक है, और एक रचना है कुमार संभवम और रघुवंशम। रघुवंशम, तो ये जो रघुवंशम है इसमें 40 इक्ष्वाकु शासकों का उल्लेख है। इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो जो कालिदास की रचनाएं हैं 7 रचनाएं, उन 7 रचनाओं के कितने सर्ग हैं, अध्याय कितने हैं, क्या उल्लेख है, डिटेल क्या है, वो सभी कुछ अपने को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? अभी तक 2 पूछा गया था, 2 अश्वमेध यज्ञ, लेकिन यहां क्या है? 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे बताना है। एक है वाकाटक वंश, याद होगा वाकाटक वंश, 2 तरीकों से याद होगा आपको। एक, अगर आपने गुप्त वंश पढ़ा है तो गुप्त वंश में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। तो गुप्त वंश वाकाटक वंश आपस में समधी हैं। दूसरा, आपने वाकाटक वंश सुना होगा, पहली बात ये सुना होगा, दूसरी चीज सुना होगा कि अजंता गुफाएं जो हैं, तो अजंता गुफाओं का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? तो वाकाटक वंश की देखरेख में हुआ था।
अजंता की गुफाओं में कुल 7 गुफाएं, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 29 गुफाएं हैं। ठीक है, 16-17 नंबर की गुफा गुप्तकालीन है और 8 से 13 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। 16 नंबर की गुफा में मणरासन राजकुमार का चित्रण मिलता है, तो वो आगे देखेंगे हम लोग। तो वाकाटक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो है प्रवरसेन प्रथम। अब प्रवरसेन प्रथम ने ही 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ, ठीक, करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? पुष्यमित्र शुंग ने 2 करवाए और प्रवरसेन प्रथम ने 4 करवाए। दूसरी चीज, प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक है, इसका वाकाटक वंश का एकमात्र शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट की उपाधि धारण की। प्रवरसेन प्रथम के बाद इसका जो पुत्र आता है, या प्रवरसेन प्रथम के बाद जो द्वितीय शासक आता है वो है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय जो है वो साहित्य प्रेमी है, और साहित्य प्रेमी है तो इसकी एक रचना मिलती है सेतुबंध। क्या रचना है? सेतुबंध। सेतुबंध नामक ग्रंथ। ठीक है, तो ये कई बार आ चुका है कि सेतुबंध ग्रंथ किसका है, तो प्रवरसेन द्वितीय का है, और प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो गया। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? इंपॉर्टेंट। और ये इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं अभी, लेकिन इसके बारे में जो डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे धर्म। धर्म को किसका धर्म? बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे शैव धर्म या वैष्णव धर्म। ठीक है, तो इनमें मैं आपको काफी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। अभी आपको क्या देखना है, समझना है अच्छे से। देखिए, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ लेख है, आपसे क्या पूछेगा? ये बताओ प्रथम अभिलेख, हाँ ऐसे लिखते हैं कि प्रथम अभिलेख जिसमें पहली बार भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है, वो कौन सा है? बेसनगर अभिलेख। और इसका पूरा नाम क्या है? बेसनगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। और इसमें पता लगता है कि जो तक्षशिला का एक शासक है हेलियोडोरस। इसने भागवत धर्म अपनाया था। और ये अभिलेख है किसका? तो इसी हेलियोडोरस का है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से रट लेना है कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है जिसमें पहली बार भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है किसका? तो हेलियोडोरस का है। इससे पता लगता है कि तक्षशिला का जो राजा है हेलियोडोरस, इसने भागवत धर्म अपनाया था। ठीक, एक पॉइंट करके लिख देता हूं चीज। पूछेगा ये बताओ कि इसके सिक्कों पर पहली बार भागवत धर्म का अंकन मिलता है। मेरी बात समझे? मैंने कहा कि किसके सिक्कों पर पहली बार भागवत धर्म का अंकन मिलता है, तो आप करोगे अपोलोडोटस। ये कौन है? ये भी एक हिंदू यमन शासक है, अपोलोडोटस। इसके सिक्कों पर पहली बार भागवत धर्म का अंकन मिलता है। तो ये एक मतलब फैक्ट है जो आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो पहली बात तो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी है? तक्षशिला का शासक है। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देख रहे हो कितना डिटेल पूछा गया है। ठीक, लेकिन अभी और डिटेल है इसके बारे में, अलग से धर्म जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, आगे देखिए। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रामन शब्द का क्या अभिप्राय है? तो बिल्कुल सिंपल सा एक अभिप्राय जो पता है वो है कि शक जो है, तो शक वंश का जो एक शासक है, प्रतापी शासक, उसको रुद्रामन कहा जाता है, उसी का नाम रुद्रामन है। तो एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का है, रुद्रामन द्वारा निर्मित तड़ांग है, रुद्राक्ष मनकों की माला है, एक शिव मंदिर है। तो एक राजा है शक राजा, जिसके द्वारा चलाया गया सिक्का है रुद्रामक। ठीक है, तो रुद्रामन क्या है? एक राजा है।
इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना है। रुद्रामक या रुद्रामन, रुद्र दामन, इसने क्या है, इसने क्या लिखा है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है। संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है, तो मौर्य वंश का उल्लेख है। मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सबका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में है। रुद्रामन ने गिरनार गुजरात में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, इसका भी उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में ही है। क्लियर है। आगे देखिए, किस शासक ने सर्वदायम भगवान बुद्ध की मानव आकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि भगवान बुद्ध की मानव आकृति की मुद्रा में, मतलब अपनी मुद्रा में, स्वर्ण मुद्रा, अपनी स्वर्ण मुद्रा में भगवान बुद्ध का अंकन करवाया था। एक ही शासक है, मैंने बताया था कनिष्क। ऑप्शन बी इज द राइट, पहली चीज। ठीक है। अब कनिष्क के बारे में या कुषाण वंश के बारे में मैं आपको बता चुका। जो जम्मू कश्मीर बोला, चीन की यूची शाखा से संबंधित थे, कुजुल कटफिसेस, वेम कटफिसेस, और उसके बाद कनिष्क। कुछ और फैक्ट जो कनिष्क के बारे में हम लोगों ने नहीं देखे वो देख लेते हैं। ठीक, तोड़ तोड़ के मैं आपको बता रहा हूं ताकि इकट्ठे बर्डन हो जाएगा और फिर थ्योरी क्लास हो जाएगी, प्रैक्टिस किस बात की। कनिष्क की राजधानी क्या है, या कुषाण वंश की राजधानी क्या है, तो दो राजधानियां हैं। एक है पुरुषपुर जो कि है पेशावर में, एक है मथुरा जो कि है यूपी में। मथुरा से ही कनिष्क की सैनिक भेष में, सैनिक वेशभूषा ऐसे लिख लें, सैनिक वेशभूषा में एक मूर्ति मिली है। कहां से, मथुरा से। ठीक, मथुरा क्या है, सांस्कृतिक राजधानी है। सांस्कृतिक राजधानी है। तो पूछेगा कि बताओ कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, मथुरा। और राजधानी कौन सी है, सिंपल पूछेगा तो पुरुषपुर, पेशावर। क्लियर है। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। कनिष्क महायान शाखा से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति सभा का आयोजन इसके शासनकाल में हुआ था। अब पूछता है बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या, ये बताओ कनिष्क के दरबारी कौन कौन है। तो प्रमुख दरबारी के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनकी कुछ रचनाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला है भैया अश्वघोष, जो मुझे याद आ रहा है, अश्वघोष। एक और नाम लिख लें, वसुमित्र। एक और लिख ले, नागार्जुन। ये सब कनिष्क के दरबारी हैं, नागार्जुन। एक लिख ले हम, चरक। और एक पांचवा लिख ले हम यहाँ पे, पार्श्व। क्या लिख लें, पार्श्व। ठीक है। तो पार्श्व भी क्या है, कनिष्क का ही शासनकाल का या प्रमुख दरबारी है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कनिष्क के सिक्कों की भाषा यूनानी है, ईरानी भाषा में है। कुषाणों ने स्वयं को देवपुत्र कहा है, ये लिख लेते हैं। कुषाणों ने स्वयं को क्या कहा है, देवपुत्र कहा है। जैसे शक वंश है, शकों ने स्वयं को क्षत्रप कहा है, वैसे ही कुषाणों ने स्वयं को देवपुत्र कहा है। गांधार कला, मथुरा कला का जो उत्थान है वो कनिष्क के दरबार से ही माना जाता है या कुषाण वंश से ही माना जाता है। किसका, गांधार कला या गांधार शैली या मथुरा शैली का विकास कनिष्क से, कुषाण वंश से ही माना जाता है। क्लियर है। अब अश्वघोष की जो रचनाएं हैं वो देखो, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है। ये सभी कुछ आपको पेड क्लासेस मिलता है अगर अच्छा बैच लोगे तो। उसके बाद वसुमित्र की है महाविभाषा शास्त्र, नागार्जुन की है माध्यमिक सूत्र, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था, भरत का आइंस्टीन कहे जाते हैं। चरक की है चरक संहिता।
चरक सहित। पार्श्व की कोई रचना नहीं है, पार्श्व के बारे में तय रखना है केवल कि कनिष्क का दरबारी था। अब ओरली लिख लो, जगह नहीं है। बुद्ध चरित्र बौद्धों की रामायण कही जाती है। महाविभाषा शास्त्र या विभाषा शास्त्र वसुमित्र की बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। विभाषा शास्त्र को बौद्धों का विश्वकोश, अब बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्लियर है, इतनी बात हो गई क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। कथन कारण पहला है, बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। बिल्कुल गलत। हमने शुरुआत से बताया है कि जो कुषाण है ये बौद्ध धर्म के ही अनुयायी है। इन्होंने तांबे सोने के सिक्के चलाए। कनिष्क के शासनकाल में तो गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा मिला, तो ये जैन तो होंगे नहीं। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया भी था ओरली कि कुषाण काल में मथुरा जो है जैन धर्म का केंद्र था। और खासकर छोड़ दो, दूसरा आपको नहीं पता है। आपको एक पता लग गया कि बुद्ध की तरीके कुछ कुषाणों सिक्कों पर जैन धर्म का अंकन था, गलत। जैन का था ही नहीं, केवल बुद्ध का था, तो ए गलत हो गया। और ए और आर दोनों सही है, गलत। ए आर दोनों सही है, गलत। ए सही है, गलत। ए गलत है। ए गलत है तो बस ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए जो है गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट। आर अपने आप सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बौद्ध प्रतिमा अभिलेख किसका है? सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा अभिलेख कनिष्क का है, और इसकी जो डेट मिलती है वो 81 ईस्वी मिलती है। 81 ईस्वी, ऑप्शन बी इज द राइट। एक कनिष्क का है रब तक अभिलेख। रब तक अभिलेख, इसमें 4 शहरों का उल्लेख है। कौन है 4 शहर? पाटलिपुत्र, साकेत, कौशाम्बी, चंपा। चलिए आगे देखें। शक संवत प्रारंभिक होता है, शक संवत और विक्रम संवत, ये 2 संवत है प्रमुख। संवत तो बहुत सारे हैं, गुप्त संवत है, चालुक्य संवत है, हर्ष संवत है, शक संवत है, विक्रम संवत है, तमाम है। लेकिन जो शक संवत है इसकी जो डेट है वो क्या है? तो शक संवत की डेट 78 ईस्वी। इस समय हुआ क्या है, कनिष्क जो है वो राज्याभिषेक करवा रहा है, ठीक है ना, 78 ईस्वी। भारत का जो कैलेंडर है वो भी शक संवत पर आधारित है। विक्रम संवत 57 या 58 BC, कहीं कहीं 58 में मिल जाता है, तो वो भी सही है। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं आता नियरेस्ट कि 57 के 58 दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो विक्रम संवत 57-58 BC। ये कब का है? ये है जब शक वंश का शासक रुद्रामन क्या करवा रहा है? राज्याभिषेक। ये उसकी डेट है। विक्रम संवत को ही 2 नामों से जाना जाता है, एक है कृत संवत, एक है मालव संवत। तो अगर आपसे पूछ ले कि कृत संवत क्या है, मालव संवत क्या है, तो भैया दोनों विक्रम संवत के ही बारे में पूछ रहे हैं। क्लियर है, याद रखना है। नेक्स्ट, मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? मथुरा मूर्ति कला, तो मैंने आपको बताया था ओरली कि मथुरा कला और गांधार कला, इन दोनों का जो प्रणेता माना जाता है वो कौन माना जाता है? कुषाण वंश। कुषाणों से ही ये दोनों कला उद्गमित हुई, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही और लेटेस्ट आया हुआ प्रश्न है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं सब कुछ बता चुका हूं कि शक स्वयं को क्या बोलते थे? क्षत्रप बोलते थे। लेकिन कुषाण स्वयं को क्या बोलते थे? देवपुत्र बोलते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक अलंकृत करते थे दरबार। चरक किसके दरबारी है? कनिष्क के। कौन है चरक? तो ये वैद है। चरक संहिता लिखी है ना, तो ये आयुर्वेद से संबंधित है, मतलब ये राजवैद है वहां। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। उत्तर कोड के अनुसार अच्छा, कनिष्क के समकालीन हमें बताना है कौन कौन है, ठीक है। हम लोगों ने नाम पढ़े हैं, किसका पढ़ा है? अश्वघोष का पढ़ा है, बिल्कुल सही है। वैश्वामित्र का पढ़ा है, बिल्कुल सही है। कालिदास गुप्त वंश में आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। तो तीसरा तो काट दो, तो तीसरा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो पहला दूसरा कंफर्म है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। और कौन कौन है? पार्श्व है, नागार्जुन है ना, और चरक हैं, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबारी
ये दरबार से संबंध नहीं था। अश्वघोष का था, चरक का था, नागार्जुन का था, पतंजलि का नहीं था। पतंजलि किसके हैं? शुंग वंश से संबंधित है, शुंग वंश। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? देखिए आ गया। तो पहली चीज तो यही याद रखना है कि रबतक अभिलेख किस शासक का है? कनिष्क का है। और रबतक अभिलेख में किसका उल्लेख है? नगरों का उल्लेख है। कितने नगर? 4। कौन कौन से? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा और साकेत। साकेत। श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सोने के सिक्के किसने चलवाए? मैंने आपको फिर बताया, कुसाड़ में कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस। तो कुजुल कटफिसेस ने तांबे और विम कटफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन सी इज द राइट। सभी कुछ हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, बस वही प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट है, विक्रम संवत, शक संवत के बीच कितना अंतर है? कई बार मैंने बताया है कि विक्रम संवत और शक संवत। अब चूंकि जो शक संवत है वो 78 ईस्वी में है, शक संवत ईस्वी में है, और ये क्या है? ये 57 बीसी में है। जब ये बीसी में है, ये पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 135 वर्ष आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। दोनों का अंतर मतलब घटा मत देना। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख है और एक तरफ शासक है। नासिक, हाथी गुम्फा, भीतरी, गिरनार। हाथी गुम्फा तो खारवेल का है, 3-4 बार आ चुका है। नासिक का गौतमी पुत्र अभिलेख है, बिल्कुल सही है। रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, यह भी बिल्कुल सही है। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रामन का है। पुलकेशिन द्वितीय का भीतरी अभिलेख नहीं है। भीतरी किसका है? स्कंदगुप्त का है, गुप्त वंश में पढ़ेंगे हम लोग। और पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख है, चालुक्य वंश का शासक है, इसको भी पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। नेक्स्ट, सूची 1, सूची 2। विम बार मत सोच लेना, यह है विम कटफिसेस जो कि है कुषाण शासक। डी का 2 है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रुद्रामन, शक वंश का प्रतापी शासक रुद्रामन, तो बी का 4। ऑप्शन सी इज द राइट। डेमेट्रियस हिंदी वंश शासक है, गोंडो फर्दीज पहलव शासक। क्लियर है? तो 2 शासक पता होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, केवल 2 पता होने चाहिए। क्लियर है? आगे ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। एंड आज हम लोगों ने देखा एंशियन हिस्ट्री, और एंशियन हिस्ट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो फैक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। थ्योरी घर में पढ़ते रहना है, नोट्स पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना जैसे ही पढ़ रहे हो। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।